नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड के लिए कांग्रेस ने बनाई है समन्वय समिति, प्रभारी अविनाश पांडे बनाए गए हैं अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने बनाई है समन्वय समिति और प्रभारी अविनाश पांडे बनाए गए हैं अध्यक्ष। साथ ही समिति में प्रदीप बालमूचो भी शामिल किए गए हैं, साथ ही सुखदेव भगत को भी बनाया गया है सदस्य। तो यह बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने बनाई है समन्वय समिति। सांसद धीरज साहू और गीता कोड़ा भी समिति में शामिल। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां झारखंड के लिए कांग्रेस ने समन्वय समिति का ऐलान कर दिया है। प्रभारी अविनाश पांडे अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही इस समिति में प्रदीप बालमूचो भी शामिल हैं। वहीं सुखदेव भगत को भी सदस्य बनाया गया है। और आपको बताते चले कि सांसद धीरज साहू और गीता कोड़ा भी समिति में शामिल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने समन्वय समिति में शामिल किए जाने पर पार्टी आलाकमान और को आभार जताया है। धीरज साहू ने कहा, मैनिफेस्टो में शामिल वादे को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपसी तालमेल और सरकार पटरी पर चले, इसकी पूरी कोशिश होगी। झारखंड के प्रभार की जिम्मेदारी श्रीमती सोनिया जी, जो हमारे पार्टी के आलाकमान हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें जनता वहाँ की की थी, झारखंड की जनता ने जो की थी, अब हम लोगों को जो वादे हैं, जो हम लोग को मैन्युफैक्चर में बहुत सारी बातें जो अभी उसको हम लोग पूरा नहीं करा सके हैं, तो आपस में बैठ करके हम लोग को यूपीए घटक दल मिल करके इसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे जैसा भी पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश होगा, उसे पूरा कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 40,000 डोज का घपला सामने आया है। मृत लोगों के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन दिखाकर वैक्सीन का घोटाला कर दिया है। तो कोरोना वैक्सीन का घपला, ये धनबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में खुद इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सिविल सर्जन इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, आज के दिन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा खतरा कोरोना है। भारतवर्ष ने इतने मेहनत से, इतने अच्छे ये से प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर वैक्सीन विनिर्माण हुआ और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा करके सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। पूरा राष्ट्र आज वैक्सीन के महत्व को समझ रहा है और झारखंड में वैक्सीन की लूट हो रही है। 40,000 वैक्सीन, सोचिए, यह वैक्सीन गायब हो गया और मरे हुए आदमी को भी वैक्सीन दिखाया गया। बहुत बड़ा घपला है। धनबाद जिले में 40,000 कोरोना वैक्सीन की घपले हुई है। मामला जब सुर्खियों में आया तो अधिकारी अब इसमें बयान देने से बच रहे हैं। हम अभी धनबाद सीएस कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पर सीएस कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में जब उनसे हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में वह कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जांच की जा रही है। सवाल उठता है कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर वैक्सीनेशन हो जाना कहीं न कहीं एक बड़े घपले की तरफ ये इशारा करती है। जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वह इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। उधर धनबाद में अवैध खनन में हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली है और निरसा में छापेमारी कर 41 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। पुलिस ने 3 अवैध कारोबारियों के खिलाफ पूरे इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने मक्कू सिंह, बबलू सिंह और मजनू बावरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तीनों अवैध डिपो का संचालन करते हैं। पुलिस ने जल्द ही तीनों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। आपको बताते चले कि निरसा में चाल धंसने से हादसा हुआ और जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। हमारे एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और हम लोग जब छापामारी किए तो वहाँ से उस अवैध
डिपो से, जिसके संचालक मक्कू सिंह, उसके पुत्र और एक मजनू बौरी नामक व्यक्ति, वो खास निष्ठा के थे, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। तो वहाँ पर हम लोगों को 41 टन कोयला बरामद हुआ। धनबाद के निरसा में कोयला का अवैध खनन के दौरान ग्रामीणों की मौत का मामला अब राजनीतिक रूप धारण कर चुका है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी गोपीनाथपुर घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली। दीपांकर भट्टाचार्य ने अवैध उत्खनन में मारे गए ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार इससे भाग नहीं सकती, आउटसोर्सिंग को रोकने की जरूरत है। जबरदस्त एक पूरे एक परिघटना के तौर पर इलीगल माइनिंग का पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है। और तो अभी तत्काल जो बात होनी चाहिए, कम से कम जो मौतें हुई, तो इन मौत की तो मान्यता मिलनी चाहिए। सरकार इससे भाग नहीं सकती। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि जो लोग मरे हैं उनके पूरे नाम भी हैं, सब कुछ है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर इलीगल और उसके साथ साथ असुरक्षित, तो हमें लगता है कि जब सरकार को, ईसीएल को, सबको पता है कि इस तरीके से मामला चल रहा है और एक जबरदस्त भ्रष्टाचार भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो लोगों के जान की सुरक्षा। चंदा के नाम पर नहीं, आप क्या बोलिएगा। भट्टा वाइज यदि कोई 1 लाख रुपया मंथली लेते हैं तो ये चंदा बोलिए या मंथली बोलिए, जो आपको बोलना है। अगर बुरा ना माने तो कुछ प्रेस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ढेर सारे सफ़ेद पोस्ट इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता हो, सारे लोगों का मिली भगत से ही चोरी चलती है। कोई एक व्यक्ति इसे संचालन नहीं करता। झारखंड में बीते दिनों रांची के मोरहाबादी मैदान में हुए गैंगवार और धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे के बाद मची बवाल समेत पूरे प्रदेश समेत बढ़ते संगठित अपराध को लेकर झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई और झारखंड पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में सभी रेंज के आईजी के साथ सभी जोनल के डीआईजी और सभी जिलों के एसपी-बीसी के माध्यम से जुड़े और सीआईडी की वरीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में न सिर्फ पेंडिंग केसेस की समीक्षा हुई, बल्कि संगठित अपराध के साथ साथ अवैध माइनिंग और अवैध कोयले की ढुलाई को लेकर भी लापरवाह थानेदारों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस समीक्षा बैठक में संगठित अपराध पर विशेष रूप से नकेल कसने को लेकर रणनीति भी बनाई गई। सीआईडी के द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह की सूची भी संबंधित जिलों को और एसपी को उपलब्ध कराई गई है और उन पर कार्रवाई करने के साथ साथ उनके गुर्गों पर पैनी नजर रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश में अवैध माइनिंग और अवैध बालू, पत्थर और कोयला ढुलाई का काम भी काफी तेजी से चलता है, जिसे लेकर भी डीजीपी ने सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। महानिदेशक महोदय ने इस बैठक में विशेष रूप से सभी पुलिस अधीक्षकों को ये सख्त दिशा निर्देश दिया है कि कोयला, पत्थर, बालू या अन्य किसी प्रकार का अवैध धंधा किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। और अगर इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है और वो सही पाई जाती है तो जो स्थानीय पदाधिकारी है उनको जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश सभी एसपीज को दिया गया है और सभी सीनियर पदाधिकारियों को ये विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और सजग रहते हुए किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डकैत से साइबर अपराधी बने गिरिडीह के रामकिशन मंडल को सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है और सीआईडी के साइबर सेल के साइबर अपराध के एक मामले का खुलासा करते हुए सीआईडी की टीम ने गिरिडीह से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से रांची के नामकुम के रहने वाले एक फौजी से
3.36 लाख रुपए साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी थी। दरअसल साइबर अपराधियों ने स्टेट बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर सुधीर कुमार को कॉल किया और फिर योनो ऐप एक्टिव करने का झांसा देकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पास से चेकबुक, पासबुक, मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ है। आरोपी रामकिशन मंडल का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और डकैती के मामले में वो जेल भी जा चुका है और जेल से बाहर निकलने के बाद वो साइबर अपराध में शामिल हो गया। जेल के अंदर साइबर अपराधियों से भी उसकी दोस्ती हुई थी और जेल से निकलने के बाद उसने साइबर अपराध की ट्रेनिंग ली और फिर इस अपराध को अंजाम देने लगा। SBI का यूनो ऐप को एक्टिवेट कराने के नाम पे फ़ोन करके OTP भेज करके और उसके माध्यम से करीब 3,36,000 रुपया ठग लिया गया। तो उसका एक मुख्य आरोपी है रामकिशन मंडल, उसको हम लोग गिरिडीह से गिरफ्तार किए हैं और उनको आगे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगली खबर गुमला से आपको बता रहे हैं, जहां गुमला में प्रशासन की तत्परता से नाबालिग लड़की की शादी रोकी गई। गुमला में जिला प्रशासन की टीम ने नाबालिग लड़की का विवाह रोक दिया। मामला गुमला सदर थाना क्षेत्र के पुग्गू खोपा टोली गांव का है, जहां कर्मा उरांव आदिवासी रीति रिवाज से अपनी 16 साल की बेटी का विवाह कर रहे थे। शादी में मेहमान भी पहुंच गए थे। शादी समारोह की तैयारियां जो थी वो पूरे धूमधाम से चल रही थी। इसी बीच जिला चाइल्ड लाइन के माध्यम से गुमला जिला प्रशासन को इस बात की लगी, जिसके बाद बीडीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस विवाह को रोक दिया गया। प्रशासन ने कहा कि अभी बच्ची की शादी की उम्र नहीं हुई है, लिहाजा इसका विवाह नहीं हो सकता है। किशोरी जतरा टाना भगत उच्च विद्यालय की छात्रा है, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। हमको गरिया मैं टाना स्कूल में पढ़ो ना, मोर शादी करे का होला करत रहाई, गाँव वाला मनाला रोक दिला, उम्र नहीं पूरी है कहीं। पुलिस मन भी आए रहा, पुलिस मन भी कहला उम्र नहीं पूरी है। पुलिस आके कहलक तो शादी करबा सबके जेल भेज देबो। गांव से सबके बंद करवाई दिले, रोक दिले। काले रोक एने की उम्र नहीं पूरी है से मनाई दिले। एखन गोतिया मन उठे बाजार में है, बीच बाजार में उमन हुने ही नहीं चलत है। उमन का करबे, उमन करत ही से हमर जगह आवे खोजत रहे, के खा है के नहीं खा है, सबसे हमरे जुगाड़ के रही। एखन उमन कर आवतले भात तीन पाइक जाए। और इधर साहिबगंज के तीन पहाड़ में अगस्टीन मरांडी की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई, बल्कि सुनियोजित ढंग से उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने आज खुलासा करते हुए कहा कि 4 जनवरी को सड़क हादसे का केस दर्ज हुआ था और दावा किया गया था कि सड़क हादसे में युवक की जान गई, लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हत्या की गई और पुलिस के अनुसार अगस्टीन वृंदावन हटिया से अपना ऑटो लेकर घर लौट रहा था, तभी दोनों आरोपियों ने उसे रोका और नुकीले रड से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बारे में किसी को पता न चले, इसके लिए दोनों ने अगस्टीन मरांडी के शरीर पर ऑटो पलट दिया और वहां से फरार हो गए। घटना के बाद से ही मृतक की पत्नी को इस बात को लेकर संदेह था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। और देवघर पुलिस ने हल्दिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन में छेद कर क्रूड ऑयल चोरी करने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चमारीडीह में के समीप कुछ अपराधियों के द्वारा क्रूड ऑयल की चोरी की योजना बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया और मौकाए वारदात से 5 लोगों को औजार के साथ पकड़ा गया। प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ने टोटल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बरौनी हल्दिया पाइपलाइन है, इसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा के ड्रिल करके ये तेल की चोरी का ये लोग योजना बनाए थे। उसके पास हम लोग ने उस टूल्स बरामद किया है। साथ ही हम लोग उसके आलोक में FIR सुनिश्चित कर रहे हैं।
और इधर सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कोम्बा केरा गांव में नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। नवजात का शव सड़क के किनारे कार्टन में बंद था और घटना सुबह गुरुवार की है। सड़क पर जा रहे लोगों के मुताबिक डब्बा सड़क के किनारे फेंका हुआ था, जिसके आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। संदेह के आधार पर लोगों ने जब कार्टन को खोला तो उसके अंदर नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ। लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कोलेबिरा थाना अंतर्गत लछड़ागढ़ कोम्बा केरा के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात शिशु का शव मिला है। एक कार्टून में बंद करके रखा हुआ था, तो उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और उसमें दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की प्रतिमा को मूर्तिकार अंतिम रूप दे रहे हैं। मूर्तिकारों ने एक से बढ़कर एक प्रतिमा बनाई है और प्रतिमा के जरिए मूर्तिकारों ने संदेश देने का भी काम किया है। मां सरस्वती के विभिन्न रूप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विद्या की देवी मां सरस्वती एक शिक्षक बनी हैं और बच्चों को ABCD पढ़ा रही हैं। विद्या की देवी ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। इसके साथ ही सरस्वती को वृक्ष के साथ भी दिखाया गया है। मूर्तिकारों की उम्मीद है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी होगी। विद्या की देवी सरस्वती पूजा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह है। इस वक्त हम जमशेदपुर के मूर्तिकार के पास हैं और यहाँ पर एक से एक मूर्ति बनाई गई है। सरस्वती माँ की जो रूप दी गई है, कई तरह के यहाँ पर रूप दिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस बार मूर्तिकार जो है वह एक संदेश देना चाहता है प्रतिमा के माध्यम से, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती की जो प्रतिमा बनाई गई है वह एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है। और यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि पूरे कोरोना काल में, लॉकडाउन में जो बच्चे ने जो विद्या की देवी से जो शिक्षा प्राप्त की है वह इसी तरह अपने घर पर विद्या की प्राप्ति की है। यही सेम इसी तरह का रूप यहाँ पर मूर्तिकार ने प्रतिमा के रूप में दिखाने का प्रयास किया है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी शिक्षक बनकर ऑनलाइन बच्चों को पूरे कोरोना काल में पढ़ाती रही। इसके साथ साथ भी यहाँ पर मूर्तिकार ने यह भी एक संदेश देने का प्रयास किया है कि पेड़ की रक्षा, पर्यावरण को लेकर पेड़ की रक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ सरस्वती की देवी के साथ इस प्रतिमा में एक हाथ दिखाया गया है। इस हाथ के ऊपर में एक बच्चे भी हैं और हमारी हत्या ना हो, पेड़ की कटाई ना हो, यह संदेश भी मूर्तिकार ने इस प्रतिमा के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जितने भी प्रतिमा है एक से बढ़कर एक है। कई रूप दिए गए हैं, छोटे से छोटे प्रतिमा, बड़े से बड़े प्रतिमा। छोटी प्रतिमा 200 रुपये से लेकर बड़ी प्रतिमा 5000 तक रुपये तक यहाँ पर इस जगह में दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस जगह में सरस्वती देवी प्रतिमा के साथ साथ में भगवान गणेश जी की भी, शिव भगवान की यहाँ पर, तो कई ऐसे रूप यहाँ पर एक से एक बढ़कर मूर्तिकार ने देने का प्रयास किया है। इस बार लॉकडाउन में जो सरकार ने छूट दी है, मूर्तिकार को भी इस बार उम्मीद है कि इस सरस्वती पूजा के प्रतिमा इस बार उनकी अच्छी बिक्री होगी, उनकी अच्छी आमदनी होगी। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। उधर बोकारो में बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। छात्र पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। मूर्तिकार भी विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मूर्तिकारों ने छात्रों के डिमांड पर मूर्ति का निर्माण किया है। हालांकि प्रशासन की ओर से डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद से छात्रों में पूजा के प्रति उत्साह की कमी दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण पिछले साल की तुलना में इस साल मूर्ति की मांग में कमी आई है। इस बार पूजा उतना लड़का लोग धूमधाम से नहीं मना पा रहा है, क्योंकि उन लोग का जो उत्सव है डीजे में ही उत्सव है और डीजे सरकार बंद कर दिया है, जिसके कारण पूजा तो कोई कोई लड़का लोग बोल रहा है करेंगे, कोई कोई बोल रहा है नहीं करेंगे। कितना मूर्ति बना है? 65 का 165। मतलब पहले से ज़्यादा है कि कम? पहले से कम है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 4 फरवरी से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है। 22 महीने बाद स्कूल अब 6 घंटे तक चलेंगे और बच्चों की संख्या पर भी शिफ्ट वाइज भी स्कूल चलाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के स्कूल 4 फरवरी से बच्चों के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में करीब 22 महीने के बाद स्कूलों का संचालन जो है वो 6 घंटे की अवधि के लिए होगा। ऐसे में स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ
सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो भी जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफाई कर्मी जो है वो यहाँ पे हर एक बेंच को सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे स्कूल के पूरे कॉरिडोर को सैनिटाइज कर रहे हैं। और यही नहीं, जो शिक्षक है स्कूल के वो भी यहाँ पे पूरी नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे में ये जो तस्वीर थी ये कॉरिडोर के अंदर की तस्वीर थी और ये क्लास के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है वो हर एक बेंच को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि कल से जो बच्चे आएंगे, पढ़ने के लिए स्कूल आएंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े इन फ्यूचर। हर एक बेंच को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। स्कूल के यहाँ पे कुछ शिक्षक भी मौजूद है और यहाँ पे प्रिंसिपल भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन जो है इस बार स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे दी गई है। इस बार जो गाइडलाइन आया है, बच्चों का 4 से स्कूल खुलना है। 9 to 12 हमारे यहाँ बच्चे आएंगे और 8 से 2 बजे तक उनका क्लासेस चलेगा। बच्चे अपने पेरेंट्स के कंसेंट से ही आएंगे विद्यालय और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलना है। और कितने शिफ्ट में स्कूल चलेंगे? बच्चों की संख्या को देखते हुए हम लोग फिर वो डिसाइड करेंगे कितने शिफ्ट में हम लोग स्कूल को चलाएंगे, है ना। या फिर हम लोग रोस्टर वाइज भी कर सकते हैं, सुविधा उसको हम लोग जिसमें भी हो हम लोग वो करेंगे। ऐसा कुछ भी आया है कि बच्चे जो हैं वो वैक्सीन होगी तभी वो आएंगे, या आप लोगों के लिए कि दोनों डोज अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ? हाँ, हमारे टीचर्स और जितने भी स्टाफ हैं वो डबल डोज लिए हुए होंगे और हमारे यहाँ ऐसे सारे स्टाफ डबल डोज लिए हुए हैं। बच्चों के लिए 1 डोज हो चुका है और आज 3 और 4 को हमारे यहाँ फिर से वैक्सीनेशन सेंटर है जिसमें बच्चों को 2nd डोज भी दिया जाएगा। और 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको 100% वैक्सीनेशन कराने का पूरा कोशिश रहेगा। जी, तो खैर ये तो बात ही वैक्सीनेशन की। यहाँ पे और भी टीचर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। काफ़ी लंबे समय से स्कूल बंद था, ऐसे में काफ़ी इंतज़ार होता है कि स्कूल खुल जाए। कल से स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। बहुत दिन से स्कूल बंद था, बच्चे भी मिस कर रहे थे स्कूल को। अब कल से बच्चे आएंगे तो ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते थे, नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता था। समय से स्कूल के बच्चे और टीचर्स दोनों को ही स्कूल के खुलने का इंतजार था। हालांकि कल से स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। हालांकि बच्चों में संक्रमण ना फैले ऐसे में स्कूलों को सैनिटाइज भी पूरे तरीके से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। राज्य के आदिवासी बहुल सिमडेगा की बहुत बड़ी आबादी वनों पर निर्भर है और लोगों का जीवन यापन जंगलों और इससे आधारित उद्योगों से ही चलता है। लेकिन बिजौलियों के कारण स्थानीय लोगों का इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सिद्धू कान्हू वनोपज उत्पाद समिति का गठन किया है, जिससे स्थानीय लोगों की ओर से तैयार उपज का उचित दाम मिलेगा और उनके उत्पाद को बड़ा बाजार भी मिलेगा। और इस समिति के गठन से न सिर्फ आदिवासियों को उचित दाम मिलेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। साथ ही स्थानीय लोग बिचौलियों के चंगुल से मुक्त भी होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।